नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे समाज रूपी पेड़ को झकझोरता है और उसमें झांकने के लिए हमें विवश करता है। इस कहानी का नाम है निमंत्रण। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित। सारे घर का न्योता, सारे घर का, वह बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब भी धोखा न हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा असगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर का है। इसका अर्थ समझ में न आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं। अगर उनकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ विद्वता किसे कहते हैं? महत्व का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशा निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादपुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों का इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती है। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अगलू राम शास्त्री, वेनी राम शास्त्री, छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि जब इतने आदमी अपने ही घर में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? मोटेराम, बुद्धि को दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर के लिए भी लेते आना। मोटेराम, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं, उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटेराम, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावा को कहते हैं। इस साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो। पगड़ी मैं बांधूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटेराम, तुम्हें करना ही क्या है, बात तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटेराम, बस अब विलम्ब ना करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटेराम, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना। और क्या करोगी? सोना, जी हाँ, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटेराम, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने से ही मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुए के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए ना उतारूंगी।
मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को पील पाँव हो गया है। क्यों, कैसे सूझी? पंडिताई ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडितानी ने पांचों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती या कोई अपराध नहीं है। अलगू, आप ही बता दो। मोटे राम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदी राम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतु राम पाठक। हो गया सब? हो गया सबका नामकरण? अच्छा, अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार रहना। बोलो अगलू, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अगलू, पंडित केशव पांडे। बेनी राम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे राम, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी के लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज़ दी। पंडित मोटे राम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सूझ ही न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन की गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटे राम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधा ना हो सकता था। पर आज मोटे राम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना ना दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है, किसी ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे राम, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही बात का पता लग सकता है। फेकू राम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेकू राम को बोलने के अवसर न दिया। डरे कि यह तो सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकू राम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे सिर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतु राम पाठक, हम याद भी कर ले। इस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतु राम पाठक कौन है बेटा? मोटे राम ने बिगड़कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। जा बाहर खेल, फेकू से कहा।
चिंतामणि ने अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य आवश्यक है। बहुत दिमाग लगाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखी होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फल परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे राम, जब कोई काम पड़ेगा तो मना लूँगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इसका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बोलो? भवानी, गंगू पांडे। मोटे राम, और तुम्हारे पिता का नाम फेकू? फेकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे राम, हमें भी बता दो। फेकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे राम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप शुक्ला। सोना देवी ने लज्जा कर सिर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर के बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह कुछ ज्ञात न हुआ था। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत ही धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटे राम के कान में भनक पड़ गई। परंतु बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि फेकू को गोद में लिए हुए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि को अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट। चिंतामणि ने एक ना सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी इतनी भारी न हुई थी कि वो दौड़ न सके, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुष्कर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुलकती चाल से चले जाते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो गैंडे चिड़िया घर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटे राम धोती के ढीले होते जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेकू, बता दे तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंतामणि, हाँ दूंगा, बताओ। फेकू, रानी के यहाँ। चिंतामणि, कहाँ की रानी? फेकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियाँ थीं। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहाँ भोज होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वो लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने के लिए अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े करा रहे हैं, उठाने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे राम, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना हो पूछो। चिंतामणि, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो अब बैठ। राम का नाम लेके मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे राम, चल झूठा। चिंतामणि, जनेऊ हाथ में लेकर के कहता हूँ। मोटे राम, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंतामणि, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे राम, इससे कहीं अधिक।
तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास न आए। चिंतामणि, दूसरा यह बात कहता तो मूछें उखाड़ लेता। मोटे राम, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि, पहले पंडिताइन से तो पूछो। मोटे राम, यह भस्मक व्यंग न सह सके, उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे राम, महावीर विक्रम बजरंगी। चिंतामणि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे राम, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामणि, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे राम बिगड़कर बोले, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दे। मोटे राम, अबे हम रचने पर जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियाँ रच डालें, किंतु इतना आवश्यक किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटे राम और चिंतामणि में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 विश्वे उस पर विद्वान उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इन्हें इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं के सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित ने उनके नाम भी बहुत रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को इमरती, मंझली को गुलाब जामुन, छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रय तप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई। पर मजाल न थी कि बाहर का एक आदमी किसी से कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली और जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकट्टू भागे, पीछे फिर कर भी न देखा। चिंतामणि ने बहुत ललकारा पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंतामणि, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे राम, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंतामणि, अजी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटे राम ने स्नान पूजा करके कहा, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना, फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर पूजा करते हो। मोटे राम, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि नहीं है, वह मर भूखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी। बालकों को खिला दी है ना? सोना, उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। मोटे राम, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे के चबेना मंगवा दिया। सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारा गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल हो गई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटे राम, रोते ही थे, न रोने दो। रोने से उनका पेट न भरता बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने आकर आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही है।
और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुभव पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सोंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से, केवड़े और गुलाब से कभी पेट भर सकता है, मानो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उसके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग ठाट करूं? लड़के दो दो पतलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो ना मानेंगी। ओह, जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर बोले, रानी साहब, सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे राम, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़े का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है।
मोटे राम, मैं अभी जाता हूँ और सरकार दौड़ता हुआ आऊँगा। रानी, मेरी मोटर ले जाइए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी, उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे राम, कोई साथ देने वाला भी तो होना चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिड़ाली मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटे राम, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूँगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ेगा, उसके पेट में तो शनिचर है। मोटे राम, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है, या न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता रहता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसका कौर नीचे उतरने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपने परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटे राम के घर से तो कुछ जाता न था। अगर वे चिंतामणि को भी साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी पड़ती थी। अब सामने पत्तल आ गई होगी, अब थालों में इमरतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। आहा, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली इमरतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। आहा, कितने सुडौल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते भूल जाते होंगे, जीभ भी न लुढ़ानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ यह बहार। बड़े निर्दयी हो मोटे राम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। इमरती देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने न्योते आएंगे। चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज़ आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा था। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन ने कहा, दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। इमरती देवी ने पूछा, कौन है हाड़ीजार, इतनी रात को जगावत है? मोटे राम, हम हैं हम, गाली ना दो। इमरती, अरे दूर मुझा से, तय कौन है? कहते हैं हम, को जाने तय कौन हंस। मोटे राम, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। इमरती, ए दूर, तोरे मुंह में कीड़ा लागे, तोर लाश उठे, हमार देवर बनता हाड़ीजार। मोटे राम, अरे हम हैं मोटे राम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि घर में है। इमरती ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे, नाम क्यों नहीं बताते थे? अब इतनी गालियाँ खा ली तो बोल निकला। क्या है क्या? मोटे राम, कुछ नहीं, चिंतामणि को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। इमरती, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी? मोटे राम, अजी भोजन कहाँ हुआ है? मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की
तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए? चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटे राम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक कितने उत्सुक विचार उठे थे, सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ। रोने लगे। यह कहते हुए मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों न ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे राम, अजी वह तर मार खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें सनीचर का इष्ट है। मोटे लाल, अजी यहाँ बरसों तपस्या की है। भंडारे का भंडारा साफ कर देते हैं और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूर की बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है? यहाँ तो टिकड़ी पर उठा कर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेश में घर की तलाशी तक ली थी। मोटे लाल, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंतामणि, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटे राम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटे राम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा ले। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटे रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटे राम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटे राम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि 2 घंटे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटे राम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने को कौन कहता है? मोटे राम, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंतामणि, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटे राम, मैं नहीं कहता तो रानी तुझे पूछती भी ना। मोटे राम ने बहुत की पर चिंतामणि एक ना सुना। भवन में पहुँचे। रानी साहब बैठी हुई कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और ये स्तुति करने लगे, हे यशोदे, तू बाल केशव मुरार नामा। रानी, क्या मतलब है? अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करने के जितना अनुग्रहित किया, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए? पंडित मोटे शास्त्री। चिंतामणि, पीछे आ रहा है सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा तो वे आपके शिष्य हैं। चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन भी नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वो सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटे राम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुँचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति और विद्वान हैं, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटे राम, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जगत
तारणी मैं इनका चरण रज हूँ। मोटे राम, रिपुदल संहारणी मैं इनके द्वार पर कुकुर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटे राम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कर भोजनशाला में जा पहुँचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलम्ब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ हुई सब आ जाए, घबराए का नहीं होता। तुम्हारे सिवाय और कोई जीवया नहीं बैठा है। मोटे राम, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो ले लो। चिंतामणि, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे राम, अच्छा बताओ पहले किस चीज़ पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि, मैं चाहता हूँ भीतर से सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे राम, धीरज रखो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं चटपट भोग लगा दूँ, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवधि आधार, समुझत मन दुख बहु अपराधा। कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मणि बन जाए। उलटी पलटी लंका कपिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। जे ही पर जाकर सत्य स्नेहु, सो ते ही मिलेहु न कछु संदेहु। जमावत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटे राम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आया। तब उन्होंने सीधे सीधे राम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज रे मन राम भज। उन्होंने इतने उच्च स्वर में जाप करना शुरू कर दिया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारियां हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटे राम मन में ऐंठ कर रह गया। रानी के सामने जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर यह किसी को मालूम न था कि विधिवान उधर कुछ और भी कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल से गिर पड़ा। पंडित मोटे राम अकचका कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटे राम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यह तो कमर टूट गई। मोटे राम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया, यह तो रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि, सरकार, आचार्यों ने इस विषय में। मोटे राम, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना, भाग फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ये विपत्ति फाट पड़ी। चिंतामणि, सरकार, स्वान के मुख में अमृत। मोटे राम, तो अब आ गया हो तो चले? रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टॉमी। भंडारी, यह पतल उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर से देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे।
बस चलता तो कुत्ते का गला घोट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खवाए देत कोई। चिंतामणि, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बनते रहे हैं, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गया, जीभ है नहीं खुलत है। चिंतामणि, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता, इस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया, सारी अभिलाषाएं मन में रह गई, ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनसई निकल गई, घर ही में गर्जे के सैर हैं। रानी ने भंडारे को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू, इसलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू, बहुत सारी, हाथों से बताकर। इतनी? रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वो बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी, समझ गए? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूँगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे राम, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? चिंतामणि, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे राम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेंकू राम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई ना पाओगे। चिंतामणि, महारानी जी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है तो बता दो बेटा। मोटे राम, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता, तुम्हारा साझा आए वहाँ से बड़े खैरख्वाह बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से इस सब पनवारा से का मतलब, तुमका धर्म पर मिठाई देव, ना धर्म परे न देव, एका की बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेंकू राम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतनी जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटे राम, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटे राम, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे, यहाँ सत्य पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूँ। मोटे राम, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से चलें, अब भूल कर यहाँ न आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर आकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतने कटु बातें न करनी चाहिए। मोटे राम, बस चुप रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण। चिंतामणि, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते तब तुमसे क्यों बात करूं। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे राम, पेट के गुलाम हो, ठकुर सुहाती कर रहे हो कि एकाध पत्तल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंतामणि, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े हो, मैं छोटा, अब और क्या कहूँ, तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा ना कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटे राम बाल वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटता फूटता बच गया, फेंकुआ नाम बता देता। काहे रे, अपने बाप के नाम बता देते। फेंकू, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटे राम, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारा एको विद्या काम न आई, ऊ तौन बाजी मार लेगा। मोटे राम, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना,
मैं तो ओ का मुँह देखकर ताड़ गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की पांचों उंगलियां घी में थीं। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदलकर लाते उसे लज्जा न आई। चिंतामणि मुझे कोस रहे होंगे। रानी मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा था बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंतामणि सरकार की बुद्धि को धन्य है। दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक अनुपम कहानी जो हास्यपद भी थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड